पश्चिम बंगाल के अंदर शाम 6 बजे तक में 95% से अधिक की वोटिंग हुई है और बंगाल के इतिहास में यह सबसे ज्यादा अब तक किया गया वोटिंग परसेंटेज है। 95% से अधिक लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने वोट किया। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये वोट किस तरफ कन्वर्ट होंगे। सब कुछ समय के गर्भ में छुपा हुआ है, 4 तारीख को जो कुछ होगा। लेकिन आज हम दी अदर साइड में जो बात करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर इतने ज्यादा नंबर्स में वोटिंग होने के बावजूद कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस ने अफरा तफरी मचाने का प्रयास किया। कई जगह पर उसने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की जान तक लेने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ, ये सारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल आया किसकी वजह से? क्योंकि वहां पर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस लगी हुई थी और उन्होंने एक एक तृणमूल कांग्रेस के गुंडे को ढूंढ ढूंढ करके रात भर में सबकी कुटाई कर दी है। सबकी ऐसी स्थिति कर दी है कि वो सोच भी नहीं सकते कि बंगाल में इस प्रकार का अंजाम करने का ये सिला मिलेगा। अमित शाह वॉर रूम में मौजूद थे, सब कुछ देख रहे थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये सारा का सारा खेला रातों रात पलट गया, एक दिन के अंदर पलट गया। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं दी अदर साइड। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि सत्ता की जंग, सड़कों की लड़ाई और लोकतंत्र की परीक्षा बन जाता है। और 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण ने एक बार फिर वही तस्वीर सामने रख दी। हिंसा, डर, दबाव और उसके बावजूद जनता का जबरदस्त जवाब। पहले चरण की वोटिंग के दौरान जो कुछ भी बंगाल में हुआ वो सिर्फ घटनाएं नहीं है, वो सियासी मानसिकता की झलक है, जहां सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार जनता डरने वाली नहीं थी और सुरक्षा बल भी पहले से ज्यादा सख्त नजर आए। आसनसोल से लेकर मुर्शिदाबाद तक, मालदा से लेकर कूच बिहार तक, सिलीगुड़ी से लेकर दक्षिण दिनाजपुर तक, हर जगह एक पैटर्न साफ दिखाई दिया। हिंसा फैलाने की कोशिश, लेकिन साथ ही जनता का डटकर मुकाबला और सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई। सबसे पहले बात करते हैं आसनसोल की, जहां भारतीय जनता पार्टी विधायक अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला किया गया। यह हमला कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह सीधा संदेश था, जो भी विरोध करेगा उसे डराया जाएगा। रहमतनगर इलाके में जिस तरह से उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, वो बताता है कि किस तरह सुनियोजित तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई। लेकिन सवाल यह है, क्या इस हमले से बीजेपी नेता डर गई? क्या कार्यकर्ता पीछे हट गए? जवाब है नहीं। यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है। डराने की कोशिश तो हुई, लेकिन लोग डरे नहीं। अब चलते हैं मुर्शिदाबाद, जहां एजीयूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई। उनकी गाड़ी को घेर लिया गया, लाठियां, डंडे, ईंट, पत्थर, पूरा माहौल युद्ध जैसा बना दिया गया। यह सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं था, यह लोकतंत्र पर भी हमला था, क्योंकि चुनावी रूप से देखें तो यह कहीं ना कहीं गलत है कि तृणमूल कांग्रेस अब अपने पुराने साथियों को भी नहीं बख्श रही है। लेकिन यहां भी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही हालात बिगड़े, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और सीएपीएफ के जवानों ने स्थिति को काबू में कर लिया और साफ कर दिया कि इस बार चुनाव गुंडागर्दी के भरोसे नहीं जीता जा सकता। मालदा की घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जहां टीएमसी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। सोचिए, सत्ता की लड़ाई की इतनी भूख हो चुकी है टीएमसी को कि अपनी ही पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ उतर आए। कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ हो गई, झंडे फाड़ दिए गए, बैनर तोड़ दिए गए और आरोप यह कि मंत्री खुद अपने लोगों के साथ मिलकर दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है ममता बनर्जी की बौखलाहट, और यह दिखाता है कि अंदर से भी दरारें शुरू हो चुकी हैं टीएमसी में। अब जब अंदर से भरोसा खत्म होने लगता है तो बाहर हिंसा और ज्यादा बढ़ती है। सिलीगुड़ी में भी वही हाल। मतदान केंद्र के बाहर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, लेकिन यहां एक फर्क देखने को मिला। जैसे ही स्थिति बिगड़ी, सीएपीएफ के जवानों ने
तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर किया और मतदान प्रक्रिया को दोबारा शुरू करवाया। यानी इस बार सिर्फ हिंसा की कहानी नहीं है, बल्कि जवाब की भी कहानी है। ईवीएम खराबी का मुद्दा भी सामने आया। मालदा के मोथाबाड़ी में वोटर्स भड़क गए, अधिकारी को घेर लिया गया, हाथापाई तक की नौबत आ गई। लेकिन यहां भी एक बात साफ थी, लोग वोट डालना चाहते हैं, वो वापस नहीं लौटना चाहते थे। कूच बिहार में तो हालात इतने बिगड़ गए कि सीएपीएफ को लाठीचार्ज करना पड़ गया। भीड़ को खदेड़ा गया क्योंकि आरोप था कि कुछ असामाजिक तत्व मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार जवाब भी उसी भाषा में मिला, सख्ती के साथ। दक्षिण दिनाजपुर की घटना तो और भी ज्यादा गंभीर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर हमला किया गया, लाठियां, घूंसे, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। यह दिखाता है कि किस तरह खुलेआम हिंसा की कोशिश की गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब घटनाओं ने चुनाव का रुख बदल दिया? क्या मतदाता प्रभावित हुआ? क्या लोग घरों में बैठ गए? जवाब है नहीं। यही से पूरा चुनाव की सबसे बड़ी कहानी आती है कि तमाम हिंसा, तमाम डर, तमाम कोशिशों के, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की कोशिशों के बावजूद भी पहले चरण में 90% और 90 क्या 95% से अधिक का मतदान हुआ है। सोचिए, 90% से ज्यादा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह जनता का जवाब है। यह उस हर कोशिश के खिलाफ एक तमाचा है जो लोगों को डरा करके घर में बैठाना चाहती थी। हर बार की तरह इस बार भी कोशिशें हुई कि माहौल खराब किया जाए, लोगों को डराया जाए, बूथ पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन इस बार जनता ने साफ कर दिया था, अब डरने का समय खत्म हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा केंद्रीय सुरक्षा बलों का, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, आईटीबीपी के जवान, जिन्होंने जमीन पर उतर करके हालातों को संभाला। जहां भी हिंसा की कोशिश हुई वहां तुरंत एक्शन लिया गया, लाठीचार्ज हुआ, भीड़ को खदेड़ा गया, और जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें साफ संदेश दिया गया, अब यह पुराना बंगाल नहीं है। पहले क्या होता था, हिंसा होती थी, लोग डर जाते थे, वोटिंग प्रतिशत गिर जाता था, या फिर उनके नाम पर कोई और वोट करके आ जाता था, और फिर उसी के आधार पर नतीजे प्रभावित होते थे। लेकिन इस बार कहानी उलट गई। हिंसा हुई, लेकिन लोग और ज्यादा संख्या में बाहर निकले तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह मानसिकता का बदलाव है। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चिंता ही यह है कि जिस डर की राजनीति पर वो सालों से चलती आई है, वो अब काम नहीं कर रहा। जब 90% लोग वोट डालने निकलते हैं तो इसका मतलब साफ है, जनता में अब दबाव नहीं है। और यही वजह है कि बौखलाहट साफ तरीके से दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर हिंसा की घटनाएं, अंदरूनी गुटबाजी, नेताओं पर हमले, ये सब उसी बौखलाहट के संकेत हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर है लोकतंत्र की, जहां तमाम मुश्किलों के बावजूद लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं है, यह चुनाव डर और हिम्मत के बीच है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि लोग डरे, घर में रहें, और दूसरी तरफ वो जनता है जो कह रही है हम निकलेंगे और वोट डालेंगे। और जब जनता इस तरह खड़ी हो जाती है तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आने वाले चरणों में क्या होगा, हिंसा और बढ़ेगी या हालात सुधरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहला चरण एक बात साफ कर चुका है, अब बंगाल बदल रहा है। अब सिर्फ नारे नहीं चलेंगे, अब जमीन पर जवाब देना होगा। और सबसे बड़ी बात, अब लोकतंत्र सिर्फ कागजों में नहीं, सड़कों पर भी नजर आ रहा है। यह चुनाव, ये घटनाएं और ये 90% से ज्यादा मतदान एक नया संदेश दे रहा है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जनता को हमेशा के लिए डराया नहीं जा सकता। बंगाल की जनता ने इस बार बता दिया कि वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो खिलाड़ी है, और अब खेल बदलने वाला है। खेला तो अब होवे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या होता है उस पर हमारी लगातार नजर बनी है। आप क्या सोचते हैं, इस प्रकार के जो हमले तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा किए गए, जगह जगह पर माहौल को बिगाड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो खुल करके घर से बाहर निकली है, लगातार उसने वोटिंग किया है, और जमीन पर उतर करके तृणमूल कांग्रेस के कई जगहों पर तो तस्वीरें आई है कि उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग फिर भी घर से बाहर निकले, उन्होंने मतदान किया है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि मतदान जो है वो इस प्रकार का नहीं हुआ कि आदमी घर में बैठा और वोट कोई और डाल के आ गया, बल्कि इस बार का मतदान बिल्कुल अलग है। जब तक आपकी तस्वीर साफ नहीं होगी कि आप ही वोट डालने आए हैं, तब तक वोट नहीं डालने दिया गया।
तो इस बार लोकतंत्र तो जीता है। और कहीं ना कहीं जो अभी तक जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि यह पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चरण रहा है, क्योंकि कई ऐसे इलाके जो पहले चरण में जिन इलाकों में मतदान हुए उसमें कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। और इस प्रकार से खुल करके 90% लोगों का सामने आना और वोट करना जो अब तक की नहीं दिखता था पश्चिम बंगाल के अंदर, वो अब जो देखने को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी तस्वीर हो सकती है। कई सारे साइलेंट वोटर्स का अब देखना यह होगा कि 4 तारीख को ये सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। ये 90% जो वोट परसेंटेज सामने आया है वो किसके लिए अच्छी तस्वीर लेकर के आता है, क्योंकि कल से ही ममता बनर्जी ने क्लेम करना शुरू कर दिया है कि ये वोट परसेंटेज एसआईआर के खिलाफ है और लोग एसआईआर के खिलाफ उतर करके मैदान में वोट करने आए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में मतदान होता है तो कहीं ना कहीं वो सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के? आपको क्या लगता है कि क्या इस बार दीदी का खेल होगा या फिर दादा का खेल होगा? ये 90% लोग किसकी तरफ आकर्षित होकर के आगे आएंगे, वो सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।